नमस्कार बच्चों। मैं आपकी कक्षा 8वीं का वर्ग शिक्षक यादव शारदा प्रसाद आर, चकाला मनपा उच्च प्राथमिक हिंदी शाला आज आपको इतिहास विषय का पहला पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुने, उसके बाद आपको स्वाध्याय भी हल करना है। बच्चों, आपके इतिहास का पहला पाठ है इतिहास के साधन। इतिहास के साधन अर्थात हम लोग ऐतिहासिक वस्तुओं को देख करके जान सकते हैं कि उसके स्रोत कौन से हैं, किस सदी का वो वास्तु बना हुआ है या वो चीजें कब की हैं। उसके आधार पे हम इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहला साधन है भौतिक साधन। इतिहास के भौतिक साधनों में विभिन्न वस्तुओं, वास्तुओं, सिक्कों, प्रतिमाओं और पदकों आदि साधनों का समावेश किया जा सकता है। बच्चों, वास्तुओं का अर्थ है पुराने समय की जो भी इमारतें बनी है। यहाँ पर एक किला दिखाया गया है इस चित्र में। यह शिवनेरी किला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिवनेरी किले का महत्व क्या है। यहाँ पर महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ था। यह शिवनेरी किला है। उसी तरह से यहाँ पे ढेर सारे सिक्कों का चित्र दिया है। इस सिक्कों के आधार पे हम पता कर सकते हैं कि किस सन में ये सिक्का बना है। बच्चों, भवन और वास्तु। भवन अर्थात पुराने समय की इमारतें। वास्तु भी वास्तुकला का एक उत्तम उदाहरण ताजमहल है। आप लोग आगरा में जाते होंगे या चित्र में फिल्मों के माध्यम से आपने देखा होगा कि एक विश्व का 7वां आश्चर्य ताजमहल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। आधुनिक भारत का ऐतिहासिक कालखंड यूरोप के और विशेष रूप से अंग्रेज सत्ताधीशों और भारतीय रियासतदारों की शासन व्यवस्था का कालखंड माना जाता है। इस कालखंड में विभिन्न भवनों, पुलों, सड़कों, प्याऊ, फव्वारों जैसी वस्तुओं का निर्माण किया गया। इन भवनों में प्रशासनिक कार्यालयों, अधिकारियों, नेताओं तथा क्रांतिकारियों, अधिकारियों, नेताओं तथा क्रांतिकारियों के आवासों, रिश्तेदारों के रजवाड़ों, किलों, कारावासों जैसी इमारतों का समावेश होता है। बच्चों, आप अगर कभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस गए होंगे तो वहां पे आपने महानगर पालिका की बहुत बड़ी प्रशासकीय इमारत देखी है, जहाँ पर हमारे महानगर पालिका का सभी प्रशासकीय कार्य चलता है। मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्वयं एक उत्कृष्ट वास्तु का उदाहरण है। अनेक हॉस्पिटल्स आपने देखे होंगे। उदाहरण के लिए परेल में किंग एडवर्ड्स मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसे केईएम रुग्णालय के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजों के समय की ही बनाई हुई ये सब व्यवस्थाएं हैं। अनेक भवनों, पुलों, सड़कों का निर्माण, फव्वारा, अगर फव्वारे का उदाहरण देखना है तो फाउंटन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो फाउंटन एक जगह का नाम है। वहां पे उस समय के फाउंटन का निर्माण कार्य आपको दिखाई देगा। बच्चों, भौतिक साधन के बाद इतिहास के साधन में आता है लिखित साधन। आधुनिक भारत के इतिहास के लिखित साधनों में निम्न बातों का समावेश होता है। लिखित साधन अर्थात पुराने समय की जो पांडुलिपियां हैं, प्रतिलिपियां हैं, वेद है, पुराण है, उसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि वो किस सदी में लिखा गया है, किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। पत्राचार। पत्राचार अर्थात जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में राजाओं महाराजाओं के साथ जो संवाद हुआ था पत्र के माध्यम से, वो पत्राचार्य है। पत्रिकाएं। अनेक पत्रिकाएं समय समय पर प्रकाशित होती रहती हैं। जैसे मासिक पत्रिकाएं जो महीने में हर महीने प्रकाशित होती है, उसी तरह से वार्षिक वार्षिक पत्रिकाएं अर्थात जो वर्ष में एक बार प्रकाशित होती है। ऐसे ढेर सारी पुरानी पत्रिकाएं संकलित करके रखी हुई हैं। उसके हिसाब से भी हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। विदेशी व्यक्तियों के लेखन अर्थात पुराने समय के जो व्यक्ति हैं, विदेश से जो फॉरेन से आए हमारे यहाँ पर अस्थायी हुए,
हमारे देश के बारे में लिखा है, उसकी जानकारी, उनके जो लेखन कार्य हैं उसके आधार पर भी हम इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। समाचार पत्र, यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस और केसरी। केसरी के लेखक लोकमान्य तिलक जी थे। ऐसे अनेक पत्र पत्रिकाएं उस समय छपती थी लोगों में जागरूकता लाने के लिए। फिर चरित्र, किसी व्यक्ति विशेष का चरित्र लिखना, पुस्तकें, अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। आत्मचरित्र, आत्मचरित्र मतलब अपने बारे में लिखना, अपनी जीवनी लिखना। फैक्ट्री रिकॉर्ड्स अर्थात फैक्ट्री के बारे में जो क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति, उसके बारे में जो भी इतिहास है वो। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, समाचार पत्रों द्वारा हमें समसामयिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही समाचार पत्रों में किसी घटना का गहन विश्लेषण, विद्वानों की मत प्रतिक्रियाएं, संपादकीय लेख प्रकाशित होते रहते हैं। हमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। स्वतंत्रता पूर्व में ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, केसरी, तीन बंधु, अमृत बाजार जैसे समाचार पत्र जन जागरण के महत्वपूर्ण साधन थे। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम पर ब्रिटिश सरकार का राज था, विदेशी हम पर राज कर रहे थे, उस समय लोकमान्य तिलक ने केसरी जैसे समाचार पत्रों का शुरुआत की, जिसके माध्यम से जन जागृति लाने का कार्य किया। इस तरह से अनेक समाचार पत्र थे जो लोगों तक संपर्क का एक माध्यम थे। हमारे देश की स्वतंत्रता के इतिहास में इनका बहुत अधिक योगदान है, इन पत्र पत्रिकाओं का, जिसके माध्यम से हमें कहाँ पर किस तरह का आंदोलन करना है इसकी जानकारी भी मिलती थी, और समाज में क्या चल रहा है, किस तरह से जागरूकता लाई जाए, इसके बारे में भी हमें पता चलता है। बच्चों, अब तक हम लोगों ने इतिहास के भौतिक साधन, लिखित साधनों के बारे में जानकारी ली। अब यहाँ पर दिया गया है मानचित्र और प्रारूप। मानचित्र को भी इतिहास का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। मानचित्र के आधार पर हम शहरों अथवा किसी स्थान के बदलते स्वरूप का अध्ययन कर सकते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में सर्वे ऑफ इंडिया इस स्वतंत्र विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग ने भारत के विभिन्न प्रांतों और शहरों के वैज्ञानिक पद्धति से सर्वेक्षण कर मानचित्र बनाए। अब यहाँ पे बगल में एक हमारे देश का मानचित्र दिया है। मानचित्र को देख करके हमें पता चलता है कि हमारा भारत जो आज है और जो पूर्व में था, दोनों की यदि तुलना करें तो हमारा भारत देश बहुत ही विशाल था। बहुत सारे देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब हमारे भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब हमसे अलग है, स्वतंत्र देश के रूप में हमसे अलग हुए। इस तरह से मानचित्र के आधार पर भी हम अपने देश का नक्शा किस तरह से बदला, किस तरह से और सिकुड़ गया, इसकी जानकारी हमें मिलती है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले ब्रिटिश शासनकाल में सर्वे ऑफ इंडिया इस स्वतंत्र विभाग की स्थापना की गई। यह आज भी है। जो भी थोड़े बहुत परिवर्तन होते हैं, राजकीय सीमाएं बदलती हैं, उसके बारे में सर्वे ऑफ इंडिया समय समय पर मानचित्र बनाते रहता है और हम तक जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं। बच्चों, भौतिक साधन, लिखित साधन के बाद है मौखिक साधन। मौखिक साधन अर्थात जो भी हम सुन करके पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते हुए आए, ऐसे लोक कथाएं, गीत, जिसके माध्यम से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आधुनिक भारत के इतिहास के मौखिक साधनों में निम्न साधनों का समावेश होता है। मौखिक साधन में लोकगीत। बच्चों, हम गांव जाते हैं तो वहां पर महिलाएं अलग अलग प्रसंग पर अलग अलग गीत गाती हैं, तो उससे एक गीत अभी नवनिर्मित, इस गीतों की अभी नवनिर्मित हुई ऐसा नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दादा परदादा उनके समय से ये गीत गाए जा रहे हैं, और आगे भी, जैसे शादी के समय अलग गीत होता है, बच्चे के जन्म दिवस की खुशी अलग होती है, अलग गीतों के माध्यम से। सावन के समय अलग गीत गाए जाते हैं। इसी तरह से एक गीत है महाराष्ट्र में गाया जाने वाला ओविया। ओविया अर्थात चक्की के गीत। चक्की के गीत का मतलब है जब
महिलाएं गेहूं पीसती हैं या धान्य कोई भी पीसती हैं चक्की में, उस वक्त एक गीत गाती हैं, उसे उगिया कहते हैं। उसी तरह से स्फूर्ति गीत अर्थात जोशीला गीत, देशभक्ति के समय इस तरह के गीत गाए जाते हैं। आप लोगों ने 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन इस तरह के गीत सुने होंगे। जब हमें स्फूर्ति आती है, देश के प्रति स्वाभिमान जगता है, ऐसे गीत स्फूर्ति गीत। फिर पोवाड़े, पोवाड़े अर्थात शौर्य गान, छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में गाए गए ऐसे ढेर सारे गीत हैं। उसमें सबसे प्रसिद्ध महाराष्ट्र के गायक हैं लोक साहित्य अण्णाभाऊ साठे जी, जिन्होंने अनेक पोवाड़े छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में गाए। लोक कथाएं, पुराने समय की प्राचीन कथाएं, जैसे विक्रम बेताल की कथाएं, पंच रत्न की कथाएं, तेनालीरामन की कथाएं, अकबर बीरबल की कथाएं, इस तरह शिक्षाप्रद बहुत सारी कहानियां हैं जिसके माध्यम से हमें इतिहास की भी जानकारी मिलती है। प्रसंग वर्णन, अनेक प्रसंग इतिहास में आए हैं जिसका विस्तृत वर्णन लेखकों ने समय समय पर किया है। इसके आधार पर भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। साक्षात्कार, अनेक राजाओं महाराजाओं के या प्रसिद्ध हस्तियों के साक्षात्कार लिए गए हैं, इंटरव्यू लिया गया है, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इतिहास की जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहती है। नाटक, जलसे, कला समूह, ऐसे अनेक नाटक, शिक्षाप्रद नाटक, जैसे दहेज के प्रति लोगों में जागरूकता लानी है तो नाटक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। बच्चों, दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्राव्य साधन। दृश्य अर्थात ऐसे साधन जिससे हम देख करके जानकारी ले सकते हैं। दृश्य श्राव्य अर्थात जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। श्रव्य अर्थात जो साधन हम सुन सकते हैं, ऑडियो। वर्तमान समय में तकनीकी विज्ञान के विकास के फलस्वरूप फोटोग्राफी, ध्वनि मुद्रण, फिल्म आदि कलाओं का विकास हुआ। इसके द्वारा निर्मित छायाचित्रों, ध्वनि मुद्रितों, रिकॉर्डों, फिल्मों का उपयोग इतिहास के साधन के रूप में किया जा सकता है। बच्चों, जैसा कि हम यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं ग्रामोफोन का। अब जिस तरह से विज्ञान ने प्रगति की है, इतने बड़े साधन की हमें आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे पुराने फिल्मी गाने रिकॉर्ड करके रखे गए हैं, वो चाहे देशभक्ति गीत हो या किसी भी विषय से संबंधित गीत हो। अब छोटा सा एक साधन हमारे पास आ गया है, मोबाइल, जिसके माध्यम से बहुत सारे गाने हम एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं और समय आने पर सुन सकते हैं। उसी तरह से पुराने समय का टीवी है, टेलीविजन, इसके माध्यम से हम छायाचित्र, रिकॉर्ड, अनेक फिल्में हम घर पर भी बैठे बैठे देख सकते थे। अब नए तरह के एडवांस एलईडी, एलसीडी तरह के टीवी आए हैं जिसमें हम उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं, लेकिन इससे भी हमें ढेर सारी ऐतिहासिक चीजों की जानकारी मिलती है। दूरदर्शन पर ऐसे अनेक कार्यक्रम आते हैं जहाँ पर पुराने किलों के बारे में बताया जाता है या पुरानी धरोहर वास्तुओं के बारे में, अनेक कलाओं के बारे में बताते हैं। उसे आप सब दूरदर्शन के माध्यम से देख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर स्वाध्याय के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखो। बहुत सरल सा प्रश्न है। यहाँ पर हर एक रिक्त स्थान के आगे 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से एक सही विकल्प है, उसे आपको इस रिक्त स्थान में भरना है। दूसरा प्रश्न है, संकल्पना चित्र पूर्ण करना है। भौतिक साधन, यहाँ पर भौतिक साधन दिए गए हैं और आप अगर पाठ्य पुस्तक में देखेंगे इस पाठ को तो आप आसानी से इसे पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है मेरा लेसन। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।